उसके बाद महमूद खान अचरजई ने एक बात की है, और ये बात आपको बताने की एक एक इंफॉर्मेशन देने की लाजमी है कि अगर आप लोगों ने ये बात नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुना। अवामी पावर खुदा की पावर होती है। इनकलाब ईरान से 2 महीने पहले शाह की जो पावर थी, लीडर ऑफ ईरान था, उसको कहा जाता कि ये ताकतवर लीडर है ईरान का। शाह एक ताकतवर ताकतवर लीडर है ईरान का, इसको कोई नहीं चेस सकता, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, इसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना ताकतवर है कि ये आपको कुचल देगा, लेकिन आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते और आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये महमूद खान अचरजई ने बात की है कि इनकलाब ईरान से पहले 2 महीने पहले ये कहा जाता कि जो शाह लीडर बैठा हुआ था ईरान के ऊपर इनकलाब से पहले, कि ये इतना ताकतवर लीडर है कि इसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन फिर जब इनकलाब आया, लोग सड़कों पे निकले अपने हकूक अपने राइट के लिए, तो वो जो ईरान का लीडर जिसको कहा जाता है कुछ महीने पहले इनकलाब से कि ये पावरफुल है, ये ताकतवर है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, वो मुल्क से फरार हो गया, वो मुल्क से भाग गया। ये होती है असल औकात, ये अवामी ताकत। ये है आपको बताने के लिए लाजमी कि अवामी ताकत, इतनी ताकत होती है अवाम के पास कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिनको ये ताकतवर कहते हैं वो 2 महीने पहले ही मुल्क से फरार हो गया, मुल्क से फरार हो गया और वो मुल्क के अंदर रह के मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये जितने भी ताकतवर होते हैं, अवाम के सामने इनकी ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अवाम का मुकाबला कर पाए, क्योंकि जब अवाम निकल आती है अपने हकूक अपने राइट के लिए, तो फिर अवाम अपने हकूक अपने राइट छीन के रहती है, छीन के रहती है और बताती है कि अगले को बताती है कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। तुमने अवाम के साथ पंगा लिया, अवाम कुछ छेड़ा है, तो अब अवाम फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ हम क्या करना चाहें। अवाम फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ अब क्या होगा, तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है। तो ये पाकिस्तानी निज़ाम के लिए भी ये पाकिस्तानी निज़ाम के लिए भी एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आज आप अवाम के फ़ैसलों को नहीं मान रहे और अपनी चला रहे हैं, बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं और इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो कल आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। कल आपको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा और आपका हिसाब किताब ऐसा लिया जाएगा कि आप रो के, आज दाढ़ी माफिया, शरीफ माफिया जिनके पीछे घूम रहे हैं, जिनके पीछे माफिया मांग रहे हैं, जिनके पीछे यजीदियत और फ्रोनियत पाकिस्तान के अंदर मचाई हुई है, कल यही लोग होंगे जब इनके ऊपर से आज पीछे हटेंगे, जो कि आज इनकी मदद कर रहे हैं, जिन्होंने इनके ऊपर आठ रखा हुआ है, और आज इनको कोई नहीं छेड़ा। जब इनको कल छेड़ा जाएगा, जब इनको बताया जाएगा कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है, तो ये माफिया मांगेंगे, ये चीखो पुकार करेंगे। लेकिन इनकी चीखो पुकार या इनकी माफिया सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, और सिर्फ इनका हिसाब किताब होगा। और उस वक्त इनको भी पता चलेगा कि हमने 3 से जो जितने भी साल ये जुल्म ज़बर कर रहे हैं, हमने उस टाइम गलत किया था, उस टाइम हमें नहीं करना चाहिए था, उस टाइम हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, हमें इसको रोकना चाहिए था, हमें इसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए था। आज जितनी भी तरमीमों के अंदर तरमीम कर रहे हैं, आज जितना भी ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जब कल हिसाब किताब का वक्त स्टार्ट होगा तो ये मुँह छुपाने के लायक भी नहीं बचेंगे, ये इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, और आज में इनको हिसाब किताब आज में देना पड़ेगा। तो आज भी इनके पास वक्त है कि आवाम की पावर के सामने झुक जाए। जिस दिन पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल आई, तो फिर ये नहीं बचेंगे, इनको बचने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इनके लिए खैर वाली खबर है कि ईरान के अंदर भी महमूद खान अचरजई ने यही बात की है, इनको बताने के लिए, इनको खबरदार करने के लिए कि ईरान के अंदर भी एक एक मजबूतदार, एक ताकतवर, बांग्लादेश के अंदर भी हमने देखा, नेपाल के अंदर भी हमने देखा, हमने श्रीलंका के अंदर भी देखा कि 30 साल एक खानदान श्रीलंका के ऊपर कब्जा करके बैठा था। लेकिन जब अवाम निकली तो फिर इनकलाब लेके आई अवाम, अवाम ने उन लीडर्स को भगा दिया, वो भाग गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस दिन अवाम निकली, तो ये पाकिस्तानी कौम आपको भागने नहीं देगी, एक एक को पकड़ेगी और एक एक से हिसाब किताब लेगी। उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा माफ़ी मांगने का, तो अब वक्त है कि माफ़ी मांग लो और अवाम के सामने लेट जाओ। उसके बाद आमिर मीर ने, जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की है कि 2024 के अंदर जब पीटीआई ने नवंबर के महीने 24 नवंबर को पीटीआई ने डी चौक इस्लामाबाद के लिए प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, अली अमीन गंडापुर की सबराई के अंदर, अली अमीन गंडापुर की कैप्टनसी के अंदर, जब पीटीआई ने प्रोटेस्ट लेके आवाम का समंदर लेके डी चौक इस्लामाबाद पहुंचा था, तो उस वक्त इमरान खान के साथ डील मुकम्मल हो गई थी। इमरान खान के साथ उस वक्त टेबल के ऊपर डायलॉग मुकम्मल हो गए थे, और कुछ पीटीआई के लीडर्स को ये डील ऑफ़र की गई थी कि आप जाइए अपने लीडर इमरान खान के पास ये ऑफ़र लेके जाइए और उनको बताइए कि ये ऑफ़र आपके लिए आई है, क्या आप इसकी पर रजामंदी का इजहार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप इस डील को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने उस डील को अपनी जूती की रोड पर रखा हुआ। इमरान अहमद खान नियाज़ी ने एक बात की कि मेरे लोगों को पहले रिहा करो, जिनको तुमने जुल्म ज़बर करके जेलों के अंदर बंद किए, पहले उनको रिहा करो, फिर मेरी रिहाई के ऊपर बात करना, फिर मेरी
रिहाई होगी। सबसे पहले उनको रिहा करो जिनको तुमने ज़ुल्म और ज़बर करके गैर कानूनी तौर के ऊपर जेल के अंदर बंद किया हुआ है। सिर्फ़ उनका ये गुनाह है कि वो मेरे साथ खड़े हैं और मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर बंद किया हुआ है, जाके पहले उनको रिहा करो, पहले उनको इंसाफ़ दो, फिर मेरी रिहाई के ऊपर बात करना। तो इमरान खान ने वो रिहाई की जो ऑफ़र है, जो डील की ऑफ़र दी गई थी इमरान खान को 24 नवंबर 2024 को इमरान खान ने वो झूठी की रोन पे रख दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं ये डील की ऑफ़र नहीं मानता। तो आमिर भी ने यही साजिब खानज़ादा की शो के ऊपर बैठ के यही बात की कि पीटीआई के लीडर्स यही चाहते हैं कि हम इमरान खान से पहले यकीनदानी करवा लें कि इमरान खान डायलॉग के लिए तैयार है। अगर कोई डायलॉग के अंदर नतीजा निकलता है, क्या इमरान खान उसके ऊपर रज़ामंद होंगे या नहीं होंगे। इसलिए पीटीआई के लीडर्स रुके हुए हैं कि हम डायलॉग करें और इमरान खान से हमारी एक मरतबा मुलाकात हो जाए और इमरान खान से हम यकीनदानी करवा लें कि अगर कोई नतीजा निकलता है डायलॉग से हुकूमत के साथ या निज़ाम के साथ, तो क्या आप उसके ऊपर रज़ामंदी का इज़हार करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद जो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इकनॉमी ऊपर जा रही है, पाकिस्तान ने अपना जो पाकिस्तान की रफ्तार है, पाकिस्तान अब ऊपर जा रहा है, बुलंदियों की तरफ जा रहा है। आपको मैं कल भी मैंने बेनकाब किया था, आज भी मैं बेनकाब करता हूँ। जो ये दिसंबर गुजरा है, जो पिछले साल का 2025 का दिसंबर गुजरा है, उसके अंदर एक्सपोर्ट 20% लेस थी, जो कि लास्ट दिसंबर 2024 के मुकाबले के अंदर 2025 का जो दिसंबर है, वो अगर हम उसका मुकाबला करें 2024 के दिसंबर के साथ, तो 20% एक्सपोर्ट इस साल के दिसंबर आखिरी साल के आखिरी महीने के अंदर 20% एक्सपोर्ट कम थी। पिछले 2024 दिसंबर के मुकाबले से पिछले एक साल के मुकाबले के अंदर इकोनॉमिक इज़ टोटली स्टॉप, नो इन्वेस्टमेंट, वी आर लिविंग ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मनी। ये बात की है नदीम मलिक, जो एक इकोनॉमिक तजुर्बेकार है, जो इकोनॉमिक को देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। उनके मुताबिक, नदीम मलिक के मुताबिक, पाकिस्तान की इकोनॉमी मुकम्मल तौर के ऊपर रुकी हुई है, फुल स्टॉप है पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए इन पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत के अंदर। कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, अपना पैसा लगाने को पाकिस्तान के अंदर कोई तैयार ही नहीं है। वी आर लिविंग ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मनी, हम पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क में रहते हैं, हम उनके पैसों के ऊपर पाकिस्तान को चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। लोगों को खाने पीने की अशिया वगैरह, मुल्क को, पाकिस्तान को चला रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसों के ऊपर। ये नदीम मलिक ने बात की, और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान टेक ऑफ करके है या पाकिस्तान इस साल से टेक ऑफ कर देगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इन्होंने जो पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब तक इमरान अहमद खान याज़िद जो पाकिस्तान का मकबूल लीडर है, आप उसको रिहा नहीं करोगे, जब तक आप अपनी यजीदियत फ़ौनियत बंद नहीं करोगे, ये मुल्क की इकनॉमी सही नहीं होगा, मुल्क आपका आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपको मैं एक सर्वे जारी हुआ है जीडीटीबी, जो ग्रोथ है जीडीपी की, उसके अंदर जो प्रोविंस हैं केपीके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इनके मुकाबले में कौन सा सूबा सबसे ऊपर है, कौन सा सूबा सबसे टॉप है और कौन सा सूबा सबसे आला जा रहा है, कौन सा सूबा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जीटीपी ग्रोथ रेट बाय प्रोविंस 2024-2025 के मुताबिक केपीके 4.6%, केपीके सबसे ऊपर है और सबसे अच्छी केपीके परफॉर्मेंस दिखा रहा है जीटीपी ग्रोथ रेट के मुताबिक। उसके बाद पंजाब आता है 3.0%, केपीके का है 4.6%, पंजाब का है 3.0% और सिंध और पंजाब का बराबर है 3.0%। बलूचिस्तान का 1% कम है 2.9%। बलूचिस्तान का ये जीटीपी ग्रोथ रेट है। तो ये केपीके SIS जीटीपी ग्रोथ रेट, ये केपीके ने भी यहाँ भी मार्का केपीके ने मार लिया। जो कहते हैं ना केपीके तबाह हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, केपीके ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त आपको मैं एक बात बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी सिस्टम पंजाब के ऊपर पूरी नज़र रख के बैठा हुआ है और पंजाब के ऊपर ये पाकिस्तानी निज़ाम और ये पीडीएम की फॉर्म 47 की हुकूमत पूरा पैसा पंजाब के ऊपर लगा रही है। बाकी तीनों सूबों के मुकाबले के अंदर पंजाब के ऊपर अरबों रुपया हर साल लगाया जाता है, उनको अरबों रुपया दिया जाता है। लेकिन जब भी केपीके ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, जबकि केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है और पंजाब के अंदर
अपनों की हुकूमत है इनकी, अपनों की हुकूमत है। इनके इनके पीछे लोग खड़े हैं, पाकिस्तानी रियासत खड़ी है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन के इनसे आगे निकल के है और उससे बताया है कि ये होता है जब आपके पास अवामी मैंडेट हो। ये बताता है जब आप फॉर्म 45 के ऊपर आते हो तो फिर आप काम करके दिखाते हो, आप मुँह के ऊपर ताले लगा के दिखाते हो, आप अपने हरीफ को बताते हो कि आपकी असल औकात ये और हमने आपको पीछे छोड़ दिया है। और मैं आपको ये बात कह दूँ, आप आखिरी में देखना जब इलेक्शन नियर आएँगे और जो पंजाब को इतना पैसा दिया जा रहा है, ये इसलिए पैसा पंजाब को दिया जा रहा है कि आप अपने सूबे को अपग्रेड करो, आप अपने सूबे को बाकी सूबों के मुकाबले के अंदर आगे लेके जाओ कि हम अगले इलेक्शन के अंदर हमारे पास बयानियाँ हो। यही पीएमएल का इस वक्त असल मकसद है और ये सारी नज़र रख के बैठे हुए हैं कि हमने पंजाब और पूरे पंजाब को ऐसा बनाना है कि हमारे पास एक बयानियाँ हो बनाने को कि ये देखो कि हमने 5 साल के अपने दौर के अंदर हमने पंजाब को ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपने हमें वोट देना है, आपने हमें वोट कास्ट करना है। तो ये इनका पूरा बयानी है। लेकिन अवाम अब इनकी बातों में चूंटियाँ नहीं बनने को तैयार। अवाम अब इनके अकायद, इनकी असल औकात जान चुकी है कि इनकी असल वैल्यू, इनकी असल औकात क्या है। और अवाम कभी भी इनके पीछे अब खड़ी नहीं होगी। ये यही चाहते हैं कि अवाम हमारे पीछे खड़ी हो जैसे पहले खड़ी हो रही थी इमरान खान के आने से पहले, और हम इनको चूंटियाँ बनाते रहें। लेकिन अब इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अवाम को जगा दिया और अवाम को बता दिया कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं और आपके मुल्क को, पाकिस्तान को किस तरह ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपने इनका साथ ही देना। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तो इनको ज़रा हल्की सी शिकस्त हुई है, लेकिन अगले इलेक्शन आने दें, अवाम इनको निकल के बताएगी कि इनकी असल औकात, और अवाम अगले इलेक्शन के अंदर तैयारी पकड़ के निकली कि हमने इनको दांधली करने नहीं देनी, हमने इनको वोट ब्रेकिंग करने नहीं देना। और अवाम निकल के अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और यकीनदानी करवाएगी कि हमारा वोट माना जाए, हमारे वोट को एक्सेप्ट किया जाए। और फॉर्म 47 की पर हुकूमत ये कभी भी नहीं बनाने देंगे पाकिस्तानी सिस्टम को। अगले इलेक्शन के अंदर आने दें, आपको लग पता जाएगा कि किस अवाम से आपने पंगा लिया है।